नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। भगवान महाकालेश्वर और माँ बगलामुखी के मंगलमय दर्शन के साथ रोज की तरह आइए दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तमाम बड़ी खबरों का सारांश। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। अब पर्ची विहीन हितग्राहियों को भी मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न। 4,53,000 से अधिक को अस्थायी पर्ची जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में 19 मई तक 4,53,446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित करा दी गई है और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए अस्थायी पर्ची जारी की जा रही है, जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से या फिर स्थानीय निकाय से प्राप्त कर सकता है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं आपके ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के लिए नगर पंचायत। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण में ऐसे परिवार जिनके पास खाद्यान्न पर्ची नहीं थी, उनके लिए अस्थायी खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि आवेदक अपने आवेदन 31 मई तक निर्धारित फार्म में शपथ पत्र के साथ जमा करा सकते हैं। फार्म कहाँ पर मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपकी ग्राम पंचायत में। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में शेष हितग्राहियों को भी निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए अस्थायी पर्ची बनाए जाने के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। ऐसे बनेगी नई स्थायी खाद्यान्न पात्रता पर्ची। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्ची विहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज और आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही एक घोषणा पत्र कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है वह भी देना होगा। इसके आधार पर 3 माह के लिए अस्थायी पर्ची जारी की जाएगी। इस अस्थायी पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस 3 माह में यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थायी पर्ची भी जारी की जा सकेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राहियों को 3 माह मई, जून और जुलाई का राशन एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह मई और जून का राशन वितरित किया जाएगा। दोनों योजनाओं में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रति माह दिया जाएगा। जोड़े गए परिवारों के लिए गेहूं और चावल का आवंटन जारी किया गया है। आवंटित खाद्यान्न के आने की प्रत्याशा में दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न से ही हितग्राही को राशन वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की जो बैठक हाल ही में हुई उसमें और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना का मंत्रिपरिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए नायब तहसीलदारों को 1 अप्रैल से 31 मई 2020 तक 2 माह के लिए किराए के वाहन के लिए जारी निर्देशों का अनुमोदन किया गया। ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारी कर्मचारियों के ठहरने के लिए क्वारंटीन सेंटर के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा होटलों का अधिग्रहण करने के लिए की गई कार्रवाई का भी अनुमोदन किया गया। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन को 1 अप्रैल 2021 के बाद भी वर्ष 2021-22 से 23-24 तक निरंतर रखे जाने की अनुमति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, मैं विस्तार से जानकारी आपको दे दूंगा। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए अब कोविन पर ऑनसाइट पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यह सुविधा अभी केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। इस सुविधा का उपयोग संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरी सरकार के निर्णय पर ही किया जाएगा। वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के लिए स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य ऑनसाइट पंजीकरण और अपॉइंटमेंट शुरू करने का निर्णय लेंगे।
यानी कि तुरंत आप जा कर के वैक्सीन लगवा सकेंगे यदि आपका नंबर आ जाता है तो। ऑनलाइन पंजीकरण वालों का तो नंबर आएगा ही, लेकिन तुरंत ऑन साइट पर भी आपको पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। ऑन साइट पंजीकरण खोलने पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पिछली बार राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था मार्च में, 1128 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को बांटा गया था, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, और मात्र 19 जिलों में यह राशि पहुंची थी, जबकि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52। परिवार में कोरोना से मौत हुई तो ये काम जरूर करिए। यदि किसी करीबी रिश्तेदार या परिचित के परिवार में हाल ही में कोई मृत्यु हुई हो, वह किसी बीमारी के कारण या कोविड-19 से हो गई हो, तो उनके परिवार में उनके बैंक खाता का विवरण देखने को कहें। यदि उनके पासबुक की प्रविष्टि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बैंक ने 12 रुपये या 330 रुपये काटा हो, तो इसे चिन्हित करें और मृतक के परिजनों से कहें कि बैंक में जाकर 2 लाख रुपये के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच पाए। यह बीमा दावा 90 दिनों के अंदर करें और हो सके तो इस काम में उनका सहयोग भी कर दें जो भी इसके लिए पात्र हो। वर्ष 2015 से भारत सरकार ने ज़्यादातर लोगों के बैंकों के खासकर खाताधारकों के और अन्य बचत खाताधारकों को 2 सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान की थी। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपये वाली, और दूसरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये वाली। बैंक वालों ने अधिकांश लोगों ने इस फॉर्म को भरवाया था और इन दोनों बीमा की वार्षिक किस्त हमारे बचत खाते से प्रतिवर्ष कटती रहती है। इस संदेश को प्रसारित करने में सहयोग करें। हो सकता है आपके इस पुनीत प्रयास से किसी दुखी परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाए। मध्य प्रदेश शासन ने एक और निर्णय लेते हुए अब वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले इस प्रयास की निंदा की थी जो कि अन्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया है कि टीका लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 1 करोड़ वैक्सीन डोज क्रय किए जाएंगे और इसके लिए अधिकृत किया गया है मध्य प्रदेश हेल्थ कॉरपोरेशन को। टीकाकरण की मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो स्थिति है, 25 मई तक की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके ज़िले की स्थिति पहले कॉलम में ज़िले का नाम है, दूसरे कॉलम में अभी तक जितना फर्स्ट डोज लगा है वैक्सीन का उसकी जानकारी है, दूसरे कॉलम में टोटल सेकंड डोज जितने लोगों को लगा है उसकी जानकारी है, तीसरे कॉलम में उसकी जानकारी है कि 18 से 44 वालों को पहला डोज कितने लोगों को लगा है। उसके अगले कॉलम में जानकारी है कि 45 प्लस वालों को पहला डोज कितने लोगों को लगा है। उसके बाद में 45 प्लस वालों को सेकंड डोज कितनों को लगा है, और लास्ट में टोटल डोजेज एडमिनिस्ट्र्ड टिल डेट अब तक की जानकारी है कि अभी तक टोटल डोज कितने को लगा है। तो यहाँ पर ये जानकारी आप देख सकते हैं। आपके ज़िले की स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 20 दिन में टाइम टेबल घोषित कर दिया जाएगा। मंत्री परमार ने कहा कि 12वीं की परीक्षा कराने की तैयारी हो गई है, प्रश्न पत्र छप चुके हैं, हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्य प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में बांटी है। दोपहर 3 बजे लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको हमने बताई थी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और नेत्र सहायक के पदों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी 2020 में। परीक्षा परिणाम में जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के द्वारा संभाग और जिला आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवंटित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में मूल दस्तावेजों के सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 7 दिन के अंदर उपस्थित सुनिश्चित करें, यह स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री ने राशि ट्रांसफ़र की है उसके लिए निर्माण श्रमिक के रूप में आपका पंजीयन जरूरी है। इसके लिए विस्तार से जानकारी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, निर्माण श्रमिक के लिए पंजीयन की पात्रता की हम बात करें तो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच में, और पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र में कार्य करना आवश्यक है। पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष में होता है।
यदि परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले 12 माह में पृथक पृथक 90 दिवस के अधिक निर्माण क्षेत्र में कार्य किया गया है तो आवेदन करने पर प्रत्येक सदस्य का पृथक पृथक पंजीयन कार्ड जारी करने के निर्देश हैं। पंजीयन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी बात करें तो निर्धारित फार्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय संबंधी प्रमाण पत्र। आय संबंधी प्रमाण पत्र में स्कूल का प्रमाण पत्र चलेगा, अंक सूची चल जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो नोटरी या फिर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आय के संबंध में शपथ पत्र। इसके अलावा पिछले 12 माह में 90 दिवस निर्माण कार्य में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र नियोजक, पंजीकृत श्रम संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माणकर्ता, निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के द्वारा जारी किया जाएगा। 10 रुपये इसमें शुल्क लगता है। आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाढ़ और कीट आदि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, 5 अक्टूबर 2020 की मध्य प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह लिस्ट मैंने आपको सामने दे रखी है। इन जिलों में नुकसान हुआ था। 29 ज़िले हैं जिनमें से 19 की लिस्ट मैंने आपको बताई जिनको मुआवजा दिया गया है मार्च में, जबकि दिसंबर में भी 20 जिलों में ही मुआवजा राशि वितरित की गई थी जिसकी लिस्ट आपके सामने है। तो कुल मिलाकर 2000 रुपये का मुआवजा ही अभी तक आवंटित किया गया है, जबकि 4000 करोड़ रुपये मुआवजा बांटने की बात उस समय की गई थी चुनाव से पहले। हरदा मंडी में मंगलवार को 75 टाली में से मात्र 35 टाली मूंग की और 25 टाली अन्य जिनसों की बिक्री हुई। इसमें जो भाव रहा उसकी बात करें तो मूंग के उच्चतम भाव रहे 6400 और चना के उच्चतम भाव रहे 4902 रुपये। गेहूँ का उच्चतम भाव रहा 1775 रुपये। सोयाबीन का उच्चतम भाव रहा 6800 और सरसों का भाव रहा उच्चतम 5981 रुपये। सोशल मीडिया पर लगातार सोयाबीन का भाव 9 से 10 हज़ार रुपये की बात हो रही है। लगातार अब इस प्रकार के मैसेज वायरल करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि जो गरीब किसान है उसको उच्च दाम पर सोयाबीन मिलेगी। तो मंडियों में जो भाव की बात करें तो ज़्यादातर 7,000 रुपये का एवरेज भाव सोयाबीन का चल रहा है। बीज की सोयाबीन है तो आप 7,500, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा भाव सोयाबीन का नहीं जाने वाला है। डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने से और देश के अधिक मात्रा में आयात निर्भरता होने से डीएपी की प्रति बोरी कीमत 1711 रुपये से बढ़कर 2411 रुपये हो गई थी। पहले की बात थी यदि 511 रुपये सब्सिडी रहती तो किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के बजाय 1900 रुपये प्रति बोरी का भुगतान करना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी को 511 रुपये से बढ़ाकर 1211 रुपये कर दिया गया है। इससे बढ़ी हुई कीमत के स्थान पर अब किसानों को डीएपी की एक बोरी 1200 रुपये में ही मिल पाएगी। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी एकमुश्त अनुदान वृद्धि के लिए मोदी जी का आभार नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने व्यक्त किया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजना की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। लाइक न किया हो तो लाइक कर दो और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी ज़रूर शेयर करें ताकि काम की योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच पाए और लोग सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर तंबाकू से करें तौबा। तंबाकू छोड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तंबाकू सेवन के जो फ़ायदे हैं वो तो तंबाकू सेवन करने वाले को पता ही है, लेकिन तंबाकू छोड़ने के जो फ़ायदे हैं वह आप सुन लीजिए। हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर का सामान्य रहना, खुद में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य होगा यदि आप तंबाकू छोड़ देते हैं तो। रक्त संचार और फेफड़े बेहतर कार्य करेंगे। खांसी, थकान और सांस टूटने की शिकायत कम होगी। हार्ट अटैक का जोखिम कम होगा। मुंह, गले, भोजन नली, ब्लैडर, गर्भाशय ग्रीवा और पाचक ग्रंथि के कैंसर का जोखिम भी इससे कम होता है। यदि आप वास्तव में इच्छुक है तंबाकू सेवन छोड़ने के तो टोल फ्री नंबर है 1800-112-112356, इन पर कॉल कर सकते हैं। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो वह भी बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।